हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुबी नर्सिंग क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, इन लास्ट क्लासेस हम बात कर चुके हैं बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी एस्पिरेंट्स जिन्होंने भी HPRCA असिस्टेंट स्टाफ नर्स का एग्जाम दिया है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी का जो सपना है वो पूरा हो। बट अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन सभी का एक साथ से पेपर जो एंट्रेंस है वो क्लियर होना पॉसिबल नहीं है। सो जिन भी स्टूडेंट्स को इसमें जो विक्ट्री है नहीं मिलती है तो वो प्लीज अपनी प्रेपरेशन जो है वो गो थ्रू करें और बहुत सारी प्रेपरेशन करते रहें बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स जो है वो अभी आने वाले हैं। चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की नेक्स्ट क्लास। अभी तक हम बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बात कर चुके हैं। आज नेक्स्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जिन भी फ्रेंड्स ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच ऑल द वीडियोस एंड शॉर्ट विच आर वेरी यूजफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। चलिए आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्शन एंड इंटेलेक्चुअलाइजेशन। ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म का सबको पता है ये ऐसे वेज हैं जो कि माइंड और इंडिविजुअल जो है वो यूज करते हैं इन एनी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, इन एनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन और टू कोप अप विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज प्रोजेक्शन एंड व्हाट इज इंटेलेक्चुअलाइजेशन। प्रोजेक्शन इज, इसमें क्या पर्सन क्या करता है, कॉन्शियसली और unconsciously blames other for his or her own failure। और ये बहुत ज्यादा जो है वो शायद यूज होता है। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्ट करते हैं हम लोगों को। अगर हमारा अपना कोई फेलियर है तो हम इसमें किसी दूसरे व्यक्ति को उसका कारण बनाते हैं ताकि हमारा माइंड जो है वो एक रिलैक्सेशन लेवल में रह सके। ठीक है। एक्सेप्टेंस पावर जो है वो ह्यूमन में बहुत ज्यादा कम होती है। दैट्स वाई जो प्रोजेक्शन एक डिफेंस मैकेनिज्म है वो यूज होता है। In this, the individual either consciously or unconsciously blames another person for his own failure or difficulties. For example, अब example अगर हमने इसका देखना है या मतलब किसी भी उससे हमने इसको फाइंड आउट करना है तो क्या होगा? A surgeon whose patient does not recover as he anticipated may tends to blame the scrub nurse who helped at the time of surgery. Okay, so examples और भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं बट सिंपली हम एक वैसे ही फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। एक सर्जन है जिन्होंने एक पेशेंट का सर्जरी किया है एंड जल्दी पेशेंट जो है वो रिकवर नहीं हो पा रहा है। इसलिए वो जो हमारे स्क्रब नर्स थे एट द टाइम ऑफ OT वो उनको ब्लेम कर रहे हैं दैट some of your mistakes the patient is not able to recover properly। क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं? ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल जो है अदर एंड अदर प्रोफेशंस में देखने को मिलते हैं। द नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअलाइजेशन। ठीक है। अब इंटेलेक्चुअलाइजेशन और रैशनलाइजेशन दोनों में सिमिलैरिटीज हैं बट somehow they are both different। अब इंटेलेक्चुअलाइजेशन में क्या होता है? रीजनिंग, इसमें थिंकिंग इज यूज टू ब्लॉक कन्फ्रंटेशन with an unconscious conflict and its associated emotional stress। Intellectualization may accompany rationalization but it is different from rationalization। ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ भी थिंकिंग जो है हम यूज करते हैं एक जो मोमेंट और एक जो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट है और हमारे उसके साथ जो इमोशनल स्ट्रेस जुड़ा है उसे कन्फ्रंट करने के लिए रीजनिंग थिंकिंग का जो है हम इसमें यूज करते हैं एंड उनको ब्लॉक करने के लिए, मतलब वो जो हमारी थिंकिंग है वो कॉन्फ्लिक्ट है उसे ब्लॉक करने के लिए हम रीजनिंग मतलब थिंकिंग का यूज करते हैं। और इंटेलेक्चुअलाइजेशन जो है वो रैशनलाइजेशन को की तरह कंपनी करता है बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन की बात अगर हम करें, हमने रैशनलाइजेशन में क्या डिस्कस किया था? इसमें जब एग्जाम्पल हमने पढ़ा था हमने देखा था दैट अ स्टूडेंट हु कम्स लेट इन द क्लास, अगर वो क्लास में लेट आता है मतलब कि वो सोसाइटल जो है वो एग्जाम्पल देके उसको सही करने की कोशिश करता है दैट हमारे हॉस्टल में जो है मेस का खाना लेट आया, दैट्स वाई जो है हमारा मैं स्कूल में क्लास में जो है वो लेट पहुंचा। मतलब रैशनलाइजेशन में क्या होता है,
विद रैशनल के साथ उसका अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर बिकॉज वो क्लास में लेट पहुंचा है, दैट इज हिज अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। लेकिन वो उसे सोशली किसी एक ऐसी कंडीशन में कन्वर्ट कर देता है जिससे वो सही लगता है कि ये ऐसा अगर ऐसा हुआ होगा, दैट्स व्हाई ही इज लेट इन क्लास। अब इंटेलेक्चुअलाइजेशन में थिंकिंग को यूज किया जाता है टू ब्लॉक द कन्फ्रंट्रेशन विद द कॉन्फ्लिक्टेड जो सिचुएशन होती है और जो उसके साथ इमोशनल स्ट्रेस जुड़ा है उससे कन्फ्रंट करने के लिए जो है थिंकिंग से हम उसको ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? पर्सन shows no emotional expression when discussing serious car accident, he just goes through। अब क्या इमोशनल वो पर्सन जो है इसमें कोई भी इमोशनल एक्सप्रेशन शो नहीं कर रहा है व्हेन डिस्कसिंग सीरियस कार एक्सीडेंट की बात हो रही है, बट वो सिंपली उसमें से गो थ्रू कर रहा है, वो कोई भी ऐसा इमोशनल जो अब एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहा है, वो अपनी जो सिचुएशंस हैं, अपनी जो इमोशन है उनको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। इट मीन्स वो इंटेलेक्चुअलाइजेशन एक जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसका यूज जो है इसमें हो रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में, दैट इज अनडूइंग एंड रिग्रेशन। सो एवरीबॉडी just focus on the description of defense mechanism to understand them। आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियसली जो है इन्हें रीड करना होगा एंड अंडरस्टैंड करना होगा। अब अनडूइंग क्या है? अनडू के बारे में तो हम वैसे भी जानते हैं, जब भी हमने प्रीवियस स्टेज में जाना होता है ना तो जो कंप्यूटर होता है हमारा सिस्टम उसमें हम अनडू करते हैं, ठीक है। सो इसमें भी वही मीनिंग है, ट्राई टू अनडू अनहेल्दी डिस्ट्रक्टिव थॉट। इसमें जो इंडिविजुअल वो क्या करता है, पर्सन ट्राई टू अनडू एन unhealthy, destructive or threatening thoughts or action by engaging in contrary behavior। ठीक है। So इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, गिविंग अ ट्रीट टू चाइल्ड हु इज बीइंग पनिश्ड फॉर रॉन्ग डूइंग। अब हम इसमें एक बेबी को अच्छे से जो है वो कुछ रिफ्रेशमेंट देंगे जब हमने उसको बहुत डांटा है या कुछ किया है, लेकिन उसको उस चीज को हम अंडू करने के लिए अच्छी चीज जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। Next is regression. So regression is unconscious return to an earlier and more comfortable development stage. It is an attempt to bring back a time when person feels safe and taken care of। ठीक है, इसमें unconsciously return करता है person more comfortable stage में, और ये कैसा attempt होता है जिसमें